वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस साल जेएनयू एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट ईयर जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके 50 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया है और मैसेज करके उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग जो है जो लास्ट ईयर का पेपर था उसको एक बार डिस्कस करें कि किस तरीके से आया था, उसका क्या क्या करेक्ट आंसर है और उसको किस तरीके से उन सारे सब्जेक्ट्स में उस एरियाज़ में प्रिपरेशन करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। आप लोग को बता दूं कि जितने स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम ट्रेजी के चैनल पे आके वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस को, क्वेश्चन पैटर्न को, स्ट्रैटेजीज़ को, सारी चीज़ को डिस्कस किया है। तो आप लोग उन सारे वीडियोस को जाके एक बार देखिए, उससे आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। और आपको बता दूं कि आप लोग के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस साल भी जो आपका टोटल मार्क्स होगा, जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो ड्यूरेशन जो होगा वो 3 घंटे का होगा और जो टोटल आपका मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था तो वो सिर्फ 50 क्वेश्चन आए थे। तो इस चीज़ को आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है कि कितने क्वेश्चंस आए थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। प्लस एक और जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैं आपको एडवांस में बता दूं कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, किसी भी क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आपका 4 ऑप्शन है, 1948, 1960, 1966 और 1972। तो मैं आपको बता दूं कि 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंडिया और पाकिस्तान के बाद एक ट्रीटी साइन हुआ था, लेकिन उसको इंडस वाटर ट्रीटी नहीं बोला जाता है। उस ट्रीटी में ये हुआ था कि इंडिया जो है पानी सप्लाई करेगा पाकिस्तान को, और उसके लिए पाकिस्तान जो है इंडिया को पैसे देगा। और उस ट्रीटी को इंटर डोमिनियन ट्रीटी बोला जाता है, जो कि 1948 में साइन हुआ था। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो आपका 1960 में साइन हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 1960। और मैं आपको बता दूं कि 1960 का जो ट्रीटी था, इसमें वर्ल्ड बैंक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन एंड फिक्सिंग और बार्गेनिंग में। जो सेकंड क्वेश्चन है, कोपेनहेगन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन represents a shift from an emphasis on traditional military security to issues of non-traditional security. Who are the scholars associated with this school? तो जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है कि जब आप इस बार प्रिपेयर कीजिएगा तो आप हमेशा वो देखिएगा कि कौन को जो जो इंटरनेशनल जो सेंटर्स हैं, जो यहाँ पे स्कूल की जो बात की गई है, मतलब इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक सेंटर्स होते हैं, जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, जो जियो पॉलिटिक्स के बारे में वो लोग स्टडी करते हैं। तो आप लोग ये भी देखिएगा कि उन सारी स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो उसको आप बोल सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का डेट, प्लस और उसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से जो लोग हैं उन्होंने काम किया था। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखते हैं तो जो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है वहाँ पे जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये सही है। जो बी ऑप्शन है ये सही है। अब यहाँ पे जेके रोइंग और मार्क ट्वेन को देखिएगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। जेके रोलिंग आपके हैरी पॉटर के ऑथर है, मार्क ट्वेन नहीं है। प्लस अगर आप इसको देखते हैं इस ऑप्शन को, तो केनेथ वेल्स, तो ये आपका पता चल जाएगा कि टाइम पीरियड ये बहुत पहले के आपके थे, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है।
अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ जर्मनी वाज टू रिमेन डीमिलिटाइज्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो ये है आपका चार एरिया और राइनलैंड और चार जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो जर्मनी की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप उसको भी देखिए। फॉर एग्जांपल जब जर्मनी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड हुआ था, तो उस समय वेस्ट जर्मनी का कैपिटल आपका बॉन था और ईस्ट जर्मनी का कैपिटल आपका बर्लिन हो गया था। वेस्ट जर्मनी आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ यूएस के साथ था और ईस्ट जर्मनी आपका सोवियत यूनियन का पार्ट हो गया था। तो उस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे राइनलैंड। तो ये एरिया था जो कि डिमिलिटाइज्ड था। और जो फ्रैंकफर्ट है ये जर्मन का फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ये आपका फ्रैंकफर्ट में लोकेटेड है। तो इस बार उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, आ सकता है और आपसे पूछ दिया जाए कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको फ्रैंकफर्ट में टिक लगाना है। और यूरोपियन यूनियन के जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट 7 इंस्टीट्यूशंस है, उसमें एकमात्र जो जर्मनी में है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम इज नॉट द बेनिफिट ऑफ ऑप्टिंग मल्टी कल्चरलिज्म। और इसका जो चार ऑप्शन आपको दिया गया है वो है आपका रिडक्शन ऑफ प्रेजुडिस, इन्फोर्समेंट ऑफ बिलीव्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द डोमिनेंट एथिक ग्रुप, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल और रिडक्शन ऑफ नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो मल्टी कल्चरलिज्म क्या बोलता है? मल्टी कल्चरलिज्म बोलता है कि ये एक इंटीग्रेटिव हो, यानी इंक्लूसिव फॉर ऑल। और इंक्लूसिव की जब बात की जाती है तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन्फोर्समेंट ऑफ बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ ऑल डोमिनेंट एथिक्स एंड ग्रुप्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये बी हो जाता है। तो इन और मल्टी कल्चरलिज्म का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इंक्लूसिवनेस है, तो उसको आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सोशल चेंज रेफर्स टू चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरेशन इन। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? सोशल चेंज की बात हो रही है। और सोशल चेंज की क्या बात हो रही है कि सोशल चेंज किस चीज़ को बोला जाता है, कि अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सोशल स्ट्रक्चर में जो चेंज की बात करते हैं तो उसमें सोशल चेंज हम किसको बोलेंगे। और इसका जो चार ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कल्चरल सिंबल, रूल, वैल्यू सिस्टम और ऑल द अबव। तो जब आप सोशल चेंज की बात करते हैं तो सोशल चेंज में ये तीनों उसका पार्ट आ जाता है। दिस मीन्स कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये जो हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो इसको आपको अच्छे से देखना है। इस डिस्कशन को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन सेट किए गए हैं और आपको जब प्रिपरेशन करना है तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किन किन इंफॉर्मेशन को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो है स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था। अब स्माइलिंग बुद्धा किस चीज़ का कोड नेम था? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, इंडो यूएस ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप और इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर जो है इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जिसको हम लोग एग्रीमेंट 1, 2 और 3 भी बोलते हैं, जो कि मनमोहन सिंह के टाइम में साइन हुआ था। लेकिन स्माइलिंग बुद्धा का करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये आपका फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1970s में किया गया था। तो आपको डेट भी याद रखना है कि ये कब हुआ था। अब दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो है, व्हेन डिड द आइडिया ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ओरिजिनेट। तो आप लोग जितने लोगों ने पढ़ा है आप लोग ये जानते होंगे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का जो पहला इनिशिएटिव आया था ये था आपका हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो आपको इस पर टिक लगाना है। और इसके साथ साथ जब आप ये देख रहे हैं कि कैंप डेविड और आपका ओपन साइड ट्रीटी सॉल्ट नेगोशिएशन,
तो सॉल्ट नेगोशिएशन जो है ये आपका यूएसए और यूएसएसआर, जिसको आप रशिया, जो लेटेस्ट मॉडर्न डे रशिया है, और कैंप डेविड जो एकॉर्ड है, ये आपका इसराइल और इजिप्ट इजिप्ट के बीच में है। तो इसको आपको याद रखना है कि इसमें कैंप डेविड, और आपको ये भी देखना है कि कैंप डेविड के अलावा इजिप्ट और इसराइल, इन सब के बीच में या इसराइल के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर किन किन कौन कौन से एकॉर्ड साइन हुए थे। अब यहाँ पे सवाल आता है, मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर्स। तो कौन कौन से बुक्स दिए गए हैं? डॉटर ऑफ द ईस्ट, और है आपका फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, अर्थ शास्त्र, और मैन कैम्प। तो आप जानते हैं कि मैन कैम्प मतलब हिटलर हो गया, अर्थशास्त्र आपका कौटिल्य हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। प्लस डॉटर ऑफ द ईस्ट आपका बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखा गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आप अगर अपना मैच कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी है। 2 का ए, 4 का बी, और सी है आपका 2 का, और डी का है 1, डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड जैस्मिन रिवॉल्यूशन स्टार्ट, और इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके हैं आपके मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और इजिप्ट। तो मैं बता दूं कि जैस्मिन जो रिवॉल्यूशन है स्टार्ट हुआ था ट्यूनीशिया में, और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि ट्यूनीशिया से ही आपका अरब स्प्रिंग भी स्टार्ट हुआ था। तो अगर ये भी सवाल आता है कि अरब स्प्रिंग कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ट्यूनीशिया में, और ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि ट्यूनीशिया में एक संस्था है जिसको कि नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, और ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है टू इस्टेब्लिश और टू री इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन ट्यूनीशिया। तो अगर उस पर भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको देख लीजिएगा, और ऑर्गेनाइजेशन के नाम को भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे आपके जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका नाम दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि ये कौन कौन से एरियाज पे या थ्योरीज पे इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरलिज्म, फेडरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म और रियलिज्म दिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये देखिए कि कौन कौन से आंसर्स आपके मैच कर रहे हैं। अगर आप आंसर को क्लोजली देखिएगा तो आप देख पाइएगा कि अगर आप किसी एक को भी जान गए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसका सही ऑप्शन क्या है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए इनको देखते हैं, सपोज कीजिए कि आपने रोनाल्ड वार्स के बारे में पढ़ रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि रोनाल्ड वार्स फेडरलिज्म पे इन्होंने काम किया है। तो वैसे ही अगर आप मान लीजिए आपने प्रेविश के बारे में जानते हैं, रॉल प्रेविश, और तो इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बारे में काम किया है। प्लस जोसेफ नेल को आप जानते हैं, न्यू लिबरलिज्म पे इन्होंने काम किया है, और ये कोपेनहेगन स्कूल से भी बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा। तो एक साइड तो देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से सेट किया जा रहा है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा के बारे में भी पूछ दिया गया है। तो अगर अब सवाल आता है कि गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा के बारे में अगर लास्ट ईयर पूछा गया है, तो इस बार क्या किसी दूसरे कंट्रीज़ के हेड के बारे में पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये पूछा जा सकता है। प्लस जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा जो है, जो कनाडा है वो ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था, और जो ब्रिटिश के द्वारा जो कंट्रीज कॉमनवेल्थ नेशन है, तो कनाडा भी उसका पार्ट है। प्लस आप जानते हैं, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट हुआ करता था वो
ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स अपॉइंट होते थे। तो उस चीज़ को अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा अपॉइंट किया गया है, जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बेस्ट अप्रोच टू एक्सप्लेन कैनेडियन फॉरेन पॉलिसी। यानी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस किस कंट्री का फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा पूछा जा सकता है। वो कनाडा हो सकता है, या क्या इस बार दूसरे कंट्रीज़ का भी पूछा जा सकता है फॉरेन पॉलिसी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मोस्टली जो आपके एशियन कंट्रीज़ हैं उनके फॉरेन पॉलिसीज़ देख लीजिए, यूएस का फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, और इसके साथ ही आप यूरोपियन यूनियन या उनके कंट्रीज़ के भी फॉरेन पॉलिसीज़ देख लीजिए, जिसमें कि जर्मनी और आपका फ्रांस दोनों प्रोमिनेंट है। और ये दोनों इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इंडिया के साथ इनका बायलैटरल जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें जो फॉरेन पॉलिसी है तो इनका अगर जो बेस्ट अप्रोच है वो है लिबरल इंटरनेशनलिज्म। सिर्फ लिबरलिज्म नहीं, या फंक्शनलिज्म नहीं, या आइसोलिज्म नहीं। आप जानते हैं कि आइसोलेशन तो वहाँ पे है नहीं, उनका ओपन इकॉनमी है, और इसीलिए इनका जो अगर हम कैनेडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये होगा इनका लिबरल इंटरनेशनलिज्म। तो अगर आप इन टाइप के क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर भी अगर आप नियर अबाउट समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो आंसर पे टिक लगाना ज़्यादा आसान है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका आइडेंटिफाई द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको टिक लगा देना है ब्राज़ीलिया। आप जानते हैं कि ब्राज़ील का कैपिटल आपका ब्राज़ीलिया है, और ये आपके सॉलो पोलो और आपका रियो जी जेनेरियो, ये दोनों ब्राज़ील का ही एक शहर है, और ये जो ये है ये आपका ब्राज़ील का शहर नहीं है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें ऑड आउट करने के लिए, तो इसमें आपको ये इस पे लगा देना है डी पे, क्योंकि ये ब्राज़ील का शहर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज़ नेवर बीन ए फुल मेंबर ऑफ मॉर्कोकॉर। तो ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसी तरीके से जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अफ्रीकन यूनियन के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप देख लीजिए, प्लस आपके लैटिन अमेरिकन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देख लीजिए। क्योंकि जितने जो आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं या एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे जितने जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो यूजुअली हम लोग उनके साथ रूबरू होते हैं। लेकिन जो लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं तो उसके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग यूजुअली उतना नहीं पढ़ते हैं, और ना ही वो न्यूज़ में आता है, और इसीलिए ये सवाल भी पूछा गया है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनिया। तो इस पे आप, ये इसका सही ऑप्शन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि नेक्स्ट जो 10th एनुअल ब्रिक्स समिट है 2018 में, वो कहाँ पे हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जो 10th एनुअल समिट है वो आपका जॉनसनबर्ग में हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपसे 19 का भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही आपका जो और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल एससीओ के बारे में आपने देख ही रखा होगा, तो आप इस एससीओ के बारे में भी देख सकते हैं कि इसका कहाँ पे हुआ था। प्लस जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रिलेटेड टू जो आपका ये होता है क्लाइमेट चेंज को लेके, जो जितने पार्टीज होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस में या कोपेनहेगन में, तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहवर्ना द एंशिएंट सीलोन क्रॉनिकल हैज बीन रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो आप सीलोनीज जानते हैं, तो मतलब ये हो गया आपका श्रीलंका। अब ये इम्पोर्टेंट है इन सारे क्वेश्चन में देखने का कि अब ये जब लिखा गया तो यानी ये बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड होगा। तो अब सवाल आता है कि ये आप इस पर किस तरीके से सही लग। तो आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जितने भी थे वो आपके पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, पाली। तो यहाँ पे आपको पाली पे टिक लगा देना है, यहाँ पे ऑप्शन PALL लिखेंगे, PALI होना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कोल्ड वॉर हिस्टोरियन। तो
आप ये भी देख रहे हैं लेकिन जहाँ पे ये कोल्ड वॉर हिस्टोरियन की बात की गई है तो ये बेसिकली वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स या पॉलिटिकल थिंकर्स से ही रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कौन कौन लोगों ने कोल्ड वॉर पे ज़्यादा काम किया है तो आपको पता चल जाएगा कि इनका सही ऑप्शन है जॉन लुइस गैटिस, कि इन्होंने इस पे काम किया है कोल्ड वॉर हिस्टोरियन। तो इसका सही ऑप्शन है ए। दूसरा है कि ऑगस्ट कॉमेट इज नोन एज ए प्रोपाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे आपको बताया था कि किस तरीके से पढ़ना है तो वहाँ पे आप लोगों को हम लोगों ने बताया था कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप यूजुअली अगर विकीपीडिया रेफर करते हैं तो वहाँ से जितने जो इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप उसको देखते चले जाइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पॉजिटिविज्म। उन्होंने कम्युनिज्म, टोटलिज्म, फैसिज्म पे काम नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइंग इन्फ्लुएंस अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड इन स्मॉल सैंपल इज रेफर्ड टू एज। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लीटली अगर जितने स्टूडेंट ज्योग्राफी वाले हैं या इकोनॉमिक्स वाले हैं तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें जो डिडक्टिव इन्फरेंस है इंडक्टिव इन्फरेंस तो इसका सही ऑप्शन है आपका इंडक्टिव इन्फरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट आप जो है इन्फरेंस नहीं निकाल रहे हैं, आप इंड्यूस कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे निकाल रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी। तो आपको बी पे टिक लगाना है। अब नेक्स्ट आएंगे तो ये है आपका जिनयांग उइगर ऑटोनोमस रीजन। तो जैसा कि आप जानते हैं उइगर एक माइनॉरिटी मुस्लिम ग्रुप है चाइना का। तो इसी पे ये सवाल है तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। और मैं आपको बता दूं कि इस पे ये भी सवाल आ सकता है कि कौन से रीजन में है। तो ये जो ये जो चाइनीज़ का प्रोविंस है ये आपके रशिया, मंगोलिया उस साइड के बॉर्डर पे है। आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि इस रीजन का कौन कौन सा बॉर्डर कंट्रीज हैं। तो उसमें आपको देख लेना है अफ़गानिस्तान भी है, आपका मंगोलिया भी है, रशिया भी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब ये एक फॉर्म है जिससे पूछा गया कि किस कंट्री में ओरिजिनेट करता है। तो इसको आपको देखना है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कजाकिस्तान। तो हर एक कंट्री के कल्चर और वहाँ के जो सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उनके बारे में भी आप स्टडी एक बार कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 22, ये क्वेश्चन है द अल्टरनेटिव टर्म फॉर न्यू रियलिज्म इज। द अल्टरनेटिव टर्म फॉर न्यू रियलिज्म इज। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा न्यू रियलिज्म, जितने स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं तो आप लोग ये जानते होंगे कि हम लोग इसके ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से हम लोग आपका स्ट्रक्चरल रियलिज्म को भी न्यू रियलिज्म बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन है द कंट्री दैट वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो इस अब जब सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप देखिएगा तो इसके बारे में और भी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप वो भी देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल कि इसके कौन कौन से फाउंडर मेंबर हैं और इसके टोटल मेंबर कौन कौन से हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान आपका फुल टाइम मेंबर बन गया था। तो दोनों और टोटल अभी जो 8 जो मेंबर कंट्रीज हैं और टोटल स्ट्रेंथ 8 है। और इसका सही ऑप्शन है आपका उज्बेकिस्तान। इस पे बी आपका बी पे आपको टिक लगाना है। तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये तीनों जो हैं पहले से इनके ओरिजिनल फाउंडर मेंबर्स थे अलोंग विथ रशिया एंड चाइना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डोमिनेंट रिलीजन इन मंगोलिया इज। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों को कंट्रीज़ के रिलीजन और वहाँ के एथनिसिटी के बारे में भी पढ़ना है। तो मंगोलिया में जो डोमिनेंट रिलीजन है वो अब बुद्धिज़्म है
और आप इम्पॉर्टेंट कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया या बर्मा, थाईलैंड, तो वहाँ के भी आप डोमिनेंट रिलीजन को एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड दलाई लामा रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनको 1989 में मिला था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ आप जो बाकी इम्पोर्टेंट नोबेल पीस प्राइज़ हैं, जो विनर्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप जो है बैरक ओबामा को कब मिला था, या फिर आप वो देख सकते हैं कि रिसेंटली इंडियन इंडियन कैलाश सत्यार्थी को मिला था। तो उस पर भी सवाल आ सकता है कि कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था नोबेल पीस प्राइज़। और मैं आपको बता दूं कि ये सर कैलाश सत्यार्थी जो है चाइल्ड राइट्स के लिए काम करते हैं, और उनकी जो संस्था का नाम है वो है बचपन बचाओ आंदोलन, और उनको मिला था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथनिक ग्रुप ऑफ इनर एशिया। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रल एशिया और आपका ईस्ट एशियन नेशंस, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहाँ के सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं उसको आप देख लीजिएगा। तो विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एथनिक ग्रुप ऑफ इनर एशिया। तो मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर वो हैन, क्योंकि हैन जो है चाइनीज़ डोमिनेंट कम्युनिटी है, और अराउंड 85 to 90% ऑफ द चाइनीज़ हैं वो हैन कम्युनिटी से हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है योगकार्ता प्रिंसिपल एडॉप्टेड इन 2006 स्पेसिफिकली डील्स विद। जो चार ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिजनर्स ऑफ वार, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है टॉर्चर एंड क्रूएल, अगर क्रूएल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि आपको जितने जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, अकॉर्ड्स हुए हैं या ट्रीटी साइन हुए, तो उसको भी आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया मेड ह्यूमन राइट्स द फोकस ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। और इनके जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो हैं आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी, लिंडन बी जॉनसन, और चौथे हैं आपके जिमी कार्टर। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है आपके जिमी कार्टर। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, तो इस बार भी जो है उम्मीद की जा रही है कि यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है। और उसमें जैसे प्रोमिनेंट है आपसे पूछ दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल कि यूएस और वियतनामीज वार, तो उसके बारे में कि वो उस समय कौन प्रेसिडेंट थे, या वियतनामीज वार को एंड करने के लिए कौन से प्रेसिडेंट ने ट्रीटी साइन की थी, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। या फिर ये भी पूछ दिया जा सकता है कि जब आपका मार्शल प्लान को अडॉप्ट किया गया था फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूरोप, तो उस समय कौन प्रेसिडेंट थे, या मार्शल प्लान किस प्रेसिडेंट का बेबी था, बेबी चाइल्ड, तो वो आपको देख लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिकल इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जब आप जब फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो आपके लिए आप ये भी देख लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसमें फर्स्ट क्या बोला जाता है, या यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है। तो जो यूडीएचआर को आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, जितने स्टूडेंट यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, कि ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट। तो ये आपका सही ऑप्शन है, तो इस पर आपको टिक लगा देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल लॉ कमीशन इज ए बॉडी ऑफ। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ कमीशन के बारे में पूछ दिया गया है। तो इसी तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और उससे और यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा।
तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कोडिफाइड इंटरनेशनल लॉ। और इसके साथ साथ आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी देख लीजिएगा कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, उनका प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, या फिर उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका जो सही है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये फिर उस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि इस थ्योरी को किसने प्रोपोगेट किया था या इस टर्म को किसने क्वाइन किया गया था। तो बहुत सारे जो आपके इंटरनेशनल लॉ जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टर्म है, तो वो टर्म किसने क्वाइन किया, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। और इसका सही ऑप्शन है बी, ह्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल that has the jurisdiction to prosecute individuals for international crimes of genocide, war crimes, crime against humanity and aggression। तो जैसा कि अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट है देखना। प्लस आप जब ये देख रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि इनका लिमिटेशन क्या है या इनका मेन रोल क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूरोपियन कमीशन का या यूरोपियन यूनियन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, और इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ये आपका लिमिटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आप जो है वो यूनाइटेड नेशन का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है। जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस का, उसमें से एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑड ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके ऑड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या ऑड सिटी के बारे में। तो जहाँ पे हम लोगों ने ब्राज़ील के कैपिटल सिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको बताया था कि वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑड है। तो यहाँ पे जैसे आप देखिएगा कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। तो इसमें अगर आप ऑड ऑर्गेनाइजेशन है तो ये है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। ये इसलिए क्योंकि बाकी जो भी आपके 3 हैं ये ऑर्गन्स या ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं, लेकिन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसलिए ये ऑड ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्टेटहुड। तो मैं आपको बता दूं कि जितने लोगों ने, अगर मान लीजिए आप लोगों ने इसके बारे में अगर देखा होगा, अगर आप लोगों ने इजराइल के और फिलिस्तीन के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया होगा तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहुत बार ये डिस्कशन हुआ था और इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन कि किस तरीके से किया जाए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 8 आर्मी। तो इसका यूज़ मतलब इससे आपका रिकॉग्निशन नहीं पता चलता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप यहाँ देखते हैं, अगर आप सब साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही जो गोरिल्ला वारफेयर यूज़ होता है बाय डिफरेंट वार लॉर्ड्स, तो वो उसको लेजिटिमेट रिकॉग्निशन नहीं देता है, क्योंकि वो लोग हमेशा अपने एक सेपरेट टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं और उसको अपने कमांड में डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आ गया है कि विच ऑफ द हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इनका जो पहला ऑप्शन है एरिक, ये नहीं है। जो दूसरा ऑप्शन है ट्रोबलाई, ये आपके पहले थे, तो इस पे आपको टिक लगा देना है। और मैं आपको बता दूं कि जब आपसे ये सवाल पूछ दिया गया है कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस,
तो ये भी आपसे पूछ दिया जा सकता है कि अलग अलग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट जस्टिस या फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर मान लीजिए किसी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, या फिर जनरल असेंबली या सेक्रेटरी काउंसिल, उन सब के बारे में पूछ दिया जा सकता है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप वाज क्रिएटेड अलोंग विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और मैं आपको इसके साथ ही बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो ऑप्शन है, जो गलत मतलब जो नहीं है पार्ट, वो है आपका ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी। जो पहला 3 है, ये आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। और ग्रुप में आपके टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो ये भी पूछ दिया जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक जो कलेक्टिव जो इंस्टीट्यूशन है जिसको कि हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, तो कौन सा या कौन उसका पार्ट है, उस पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सही करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 37। और इसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड ए मेंशन इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो अगर चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस को अगर आप लोग देखिएगा, तो अब ये है कि वहाँ पे कौन कौन सा मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है पीस कीपिंग। तो पीस कीपिंग की बात नहीं किया गया है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स जो है बाद में आके इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में मेंशन नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका पीस कीपिंग। दूसरा, द ट्रस्टिव काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू। तो अब देखिए, यूनाइटेड नेशन से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जब इस चीज़ का प्रिपरेशन आप लोग करिएगा तो ये कोशिश कीजिए कि इसके साथ साथ आप लोग जो हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन का सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो सारे आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितने जो उनके नॉट ऑर्गन्स लेकिन अदर अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उनका कौन सा ऑर्गन है जो इन सारे को कंट्रोल करता है। तो जो ट्रस्टिव काउंसिल का जो सही ऑप्शन है वो है आपका लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन से ही ये जो है अपना ड्राइव करता है। और मैं आपको बता दूं कि कंसर्ट ऑफ यूरोप की जो यहाँ बात की गई है, तो कंसर्ट ऑफ यूरोप हैज नथिंग टू डू विथ यूनाइटेड नेशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पे ये सही से आया नहीं है। जो बुक का नाम है, जो ओरिजिनल बुक का नाम है वो है द थ्योरी ऑफ ओरिजिनल्स, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। और इसका जो ऑथर है वो है एडम स्मिथ। इस पर आपको टिक लगा देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म जियो पॉलिटिक्स वॉज यूज बाय। तो इस क्वेश्चन में कितने जो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सही नहीं दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में सभी को 2 मार्क्स दे दिया गया है। तो इसलिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल टर्म्स के बारे में भी पूछ दिया जाता है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी जियो पॉलिटिकल टर्म्स हैं उनको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। जिस तरीके से यहाँ जैसे क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ टेरिटोरियल ट्रैप रिफर्स टू, तो ये एक स्टेट पॉलिसी हो जाता है जहाँ पे एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के लिए अपना फॉरेन पॉलिसी जो अपनाती है। जिसका जो सही ऑब्जम्पशन है वो है ए फॉल्टी एजम्पशन ऑफ मेन स्ट्रीम IR थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट्स।
तो ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42 और क्वेश्चन है कॉलोनियलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ, और इसका जो सही ऑप्शन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है सही से प्रिंट नहीं हो पाया है। ये क्वेश्चन होना चाहिए था कॉलोनियलिज्म इज ए फॉर्म दैट रेस्टेड इन। तो यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो इसका मीनिंग ये होता है कि कौन से प्रॉपर्टी को या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, या कॉलोनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑल द एबव, क्योंकि ये जो है आपका कॉलोनिज्म आपका मॉडर्न स्टेट की भी बारे में बात करता है, मैपिंग एंड मार्किंग ऑफ अर्थ एज टेरिटरीज। क्योंकि अगर आप यूनाइटेड सोवियत यूनियन को देखते हैं तो वहाँ पे बात हुई थी कि वो कैप्चर एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज प्लस ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द कॉलोनाइज्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द कॉलोनाइजर्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारे कंट्रीज में जहाँ पे आप यूरोपियन कंट्रीज की आप बात करते हैं और डिपेंडेंसी थ्योरी आपकी यही बोलता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब ये ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम कॉलोनाइज्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द कॉलोनाइजर्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो डिपेंडेंसी थ्योरी का ये आपका फिलॉसफी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑल ऑफ द एबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सर्ट ऑफ वियना। तो इससे पहले आपने देखा था कि ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वहाँ पे था कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कॉन्सर्ट ऑफ वियना। तो कॉन्सर्ट ऑफ वियना एक अलायंस था नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। तो देखिए आपको ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि कॉन्सर्ट ऑफ वियना किसके लिए एक अलायंस था, तो आपको नेपोलियन बोनापार्ट पे टिक लगाना है। और इसमें जो 4 कंट्रीज थे वो आपके थे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड रूसिया। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस कंट्री के थे, तो वहाँ पे आपको फ्रांस लगा देना है। और जैसे आप इसको देखते हैं फ्रांस, स्पेन, रशिया, डेनमार्क, तो सी ऑप्शन तो ऐसे ही आपको ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये हिस्ट्री, या आप ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, और ये आपका क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश अंडर विच एक्ट। और आप जब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है आप ये भी देखिए कि चारों एक्ट में क्या क्या हुआ था। फॉर एग्जांपल इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1919, 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी 1919। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये मोटो नहीं होगा, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म है। इस मोंटे मिलो, या तो आप इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 बोलिए या मोर्ले मिंटो एक्ट ऑफ 1909। ये मोटो जो है ये मिस्टेक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है आपका कि इन विच कंट्री डिड डच इंट्रोड्यूस द सिस्टम। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, लेकिन इसका मैं आपको बता दूं कि एज पर द आंसर की जो रिलीज़ किया गया है एनटीए के द्वारा, इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंडोनेशिया। तो इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि इंडोनेशिया जो है आपका फॉर्मर कॉलोनीज रहा होगा डच का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है after President Trump's assumptions of presidency, which trade agreement did America back out from। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से 2017 में ये इसको छोड़ दिया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाफ्ता आपका नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया बैकआउट कर गया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है नॉर्थ
रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाज इज ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रपोज्ड बाय एशियन कंट्रीज। जो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड क्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो जब आप अफ्रीकन यूनियन के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उनसे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन देख लीजिए, और अफ्रीकन यूनियन के कौन कौन से अलग अलग ऑर्गन्स हैं, प्लस अफ्रीकन यूनियन का बैंक भी है, तो वो भी देख लीजिए। अफ्रीकन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो है आदिस अबा। आदिस अबा आपका इथोपिया का कैपिटल भी है, तो उस पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख दीजिएगा। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आदिस आबा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है वो आदिस आबा एक्शन एजेंडा बोला जाता है, A4, और आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो 48 नंबर क्वेश्चन है वो है हु स्टेटेड लॉ इज अ कमांड ऑफ डिटर्मिनेट सॉवरेन, और 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। जो पहला है जॉन ऑस्टिन, बेंथम, गोटियस, और ये पता नहीं क्या है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, लेकिन इसका मैं बता दूं कि सही ऑप्शन जो है जॉन ऑस्टिन है। और जॉन ऑस्टिन जितने लोग, अगर मान लीजिए आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस किया है तो आप ये आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जितने स्टूडेंट जो लॉ करके आते हैं एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आप लोग ने भी ऑस्टिन की थ्योरीज को पढ़ा ही होगा इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटेटिव लॉ में। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग है यूज्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच इन इस थ्योरी, और जो 4 आपका ऑप्शन दिया गया है अरिस्टोटल, बैंथम, रॉल्स, तो लास्ट है इसमें आपका रॉल्स, और करेक्ट ऑप्शन ये है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच जो है इन्होंने अपना जो बुक लिखा था, बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें इन्होंने प्रपोज किया था, जहाँ पे इन्होंने जस्ट इंस्टीट्यूशंस की भी बात की थी। और अमर सिंह ने जो बुक लिखा है द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये उनका एक क्रिटिक है। और अमर सिंह ने जस्ट इंस्टीट्यूशन को एडवांसमेंट के साथ ये भी बोला है कि जस्ट इंस्टीट्यूशंस आर नॉट सफिशिएंट, यू आल्सो रिक्वायर कैपेबिलिटी अप्रोच टू रियलाइज द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि मोजाम्बिक वाज ए कॉलोनी ऑफ, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही ऑप्शन पोर्चुगल है। तो इसमें आप जो है, जब ये पूछा गया है कि कॉलोनी कहाँ का है, तो आप इस टाइप के भी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल कि ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि अफ्रीका में एक बार आप जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से अभी भी फ्रेंच कॉलोनीज हैं, फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज, जहाँ पे फ्रैंक यूज़ होता है या फ्रेंच एज ए लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलोनीज हैं जो आपके फ्रेंच बोलते हैं। इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं कुछ कुछ, जैसे कि डिजिबूटी, तो उसको आप देख लीजिएगा। डिजिबूटी अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, डिस्कशन का एक पर्पस ये भी था कि जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। यूजुअली आप लोग इतने डिटेल्स में अगर नहीं देखे हैं पहले, तो इस डिस्कशन से आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आप हर एक क्वेश्चन को देख पाइएगा, उसको समझ पाइएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया और कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप जब अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसको ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने इसको आज पूरा क्वेश्चन को कवर कर लिया है। फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस और एमए पॉलिटिक्स कोड नंबर है जिसका PISM, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप कर लेंगे। और अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, प्लस कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे डिटेल में एनालिसिस की थी कि हर एक PISM के लिए या IR के लिए या MA पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आप उस वीडियो को भी एक बार पूरा देख लीजिए। इसके साथ ही हम लोगों ने एक कंपैरेटिव एनालिसिस की है बिटवीन PISM एंड IR। तो जितने लोग दोनों को फॉर्म फिलअप किए तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि कॉम्पिटिटिवनेस लेवल किस तरीके का है इस दोनों सेंटर में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें,
लाइक करने से हमें पता चल जाता है कि आपको इन सारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, सो दैट कि हम इस तरीके के और वीडियोस बना के अपलोड कर सकें। और आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, अगर कुछ भी ज़रूरत होता है तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।